Good afternoon, everyone. Thank you for joining today's session. तो मेरा वीडियो बंद करना था। अभी 3 बज रहे हैं और हम नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स का वेट करेंगे और उसके बाद अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं डॉक्टर वंदना मैम वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि उनका स्टेट टूर चल रहा है, तो वो थोड़ा सा एक शेड्यूल के अंदर बिजी है। तो कल परसों जब भी उनको टाइम लगेगा तो अपने जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन मेरा और डॉक्टर शुभम जी का ही रहने वाला है। उसके अंदर हमारा आज मैं आप सभी से जो स्कोरोफ्लोसो ग्रुप है उसको कंक्लूड करते हुए उसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड टेम्परामेंटल इंडिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं हम। और उसके बाद एस लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्कोरोफ्लोसो ग्रुप हमारा ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सी ग्रुप का अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम सी ग्रुप के चार्ट को भी, सॉरी, इसमें नेक्स्ट हमारा है इंजेटिको ग्रुप। तो कोशिश करेंगे कि इंजेटिको ग्रुप के चार्ट को भी हम आज प्रिपेयर कर ले। अभी आप सभी के जो जिन्होंने पे कर दिया था उनके सर्टिफिकेट्स लोगों के पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 to 5 डेज के अंदर सभी के सर्टिफिकेट उन तक पहुंच जाएंगे। और जो हमारा आने वाला शेड्यूल रहेगा उसमें बीच में थोड़े से ब्रेक डाउन हो सकते हैं, कुछ दिन का गैप हो सकता है, पर कोशिश की जाएगी। मेरा सेशन का गैप रहेगा पर कोशिश की जाएगी कि जो हमारे अदर लेक्चरर्स हैं उनके सेशन में कोई गैप ना आए। फॉर एग्जांपल आपका सॉरी, आपका 7 ऑफ मार्च से लेके 15th to 16th ऑफ मार्च तक मेरा लेक्चर नहीं रहेगा क्योंकि मेरा एक फैमिली फंक्शन का शेड्यूल है। और उसके बाद आपका जो अप्रैल राउंड 11 to 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भी मेरा बीच में शेड्यूल नहीं रहेगा, पर उसमें हम अपने जो एक्सपर्ट लेक्चरर्स हैं और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है उसको हम रोज कंटिन्यू रखेंगे। उसके अलावा जो इस बार का हमारा टेस्ट रहेगा वो पूरा ऑनलाइन रहेगा। उसके अंदर आप को एक लिमिटेड टाइम मिलेगा। उसके अंदर आपको उन सारे क्वेश्चन को चेक अपीयर करना है और उसको आप आगे रिप्लाई करेंगे। और ये जो टेस्ट रहेगा ये इंग्लिश का अंदर ही रहेगा और इसका रिजल्ट आपको उसी समय टेस्ट खत्म होते आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर सेम प्रोसीजर उसी तरह से किया जाएगा कि जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो पे कर देंगे और जिनको सॉफ्ट कॉपी चाहिए उनको जैसे अभी प्रोवाइड करवा दी गई है वैसे उनको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो ओके, टाइम हो चुका है हमारा 3:05 और अभी हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारा स्कोरोफ्लोसो ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसकी एक जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोरोफ्लोसो ग्रुप में। इसमें आपका प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, फुल जो स्कोरोफ्लोसो ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज शेयर करने वाले हम। किंग रेमेडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, वाइटल फोर्स इंक्रीज्ड, एनहेंस द इम्यूनिटी,
एंटीऑक्सीडेंट, lymph producer, bile producer, nutritive, blood purifier, cell protector, hepatoprotector, neuroprotector, balance the blood and lymph, excrete poison from body, excrete waste material from body, addiction, sluggishness, healer, stimulator, mucosal thick discharge, acute and chronic digestive disorders, intercurrent remedy, glandular remedy, hormonal male and female, cover all systems of body, cover all segment of abdomen. ये इसके जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब हम साइकोलॉजिकल इंडिकेशन की बात करेंगे। अगर S1 की बात की जाए तो उसमें डिमिनिशिंग पावर ऑफ फिक्सिंग अटेंशन, फॉरगेटफुल, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये आपका जो S1 की प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी, S1 के, ये S1 के आपके साइकोलॉजिकल इंडिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपका ज़्यादा थोड़ा सा मिक्स में पर लो मेटाबॉलिज्म की तरफ को जा रहा है, S1 की जो प्रॉपर्टीज है। वहीं पे साइकोलॉजिकल इंडिकेशन S2 में चिली प्लस थर्स्टी, डिजायर स्टिमुलेंट्स, डिजायर वाइन, लीन एंड थिन, एंग्री, वर्कोहलिक एंड फास्ट। ये प्योरली थोड़ा सा आपका S2 जो है वो हाई मेटाबॉलिक रेट की तरफ को जा रहा है। जब अभी इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे तो फिर थोड़ा सा हम इसमें मेटाबॉलिक रेट्स क्यों इसमें इंपॉर्टेंस रखता है, क्या मेटाबॉलिक रेट की इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। फिर सेकंड प्लांट जो S2 का था, लाइकोपोडियम कैल्वेंटम, उसमें हॉट, थर्स्टलेस, ओबीस, स्लो, डिजायर स्वीट, एंग्रस प्रेस्ड, इंटेलिजेंट, वांट्स पावर इन हैंड। इसके अंदर ये आपका जो ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म की तरफ को ही जा रहा है, पर माइनर इसमें थोड़ा सा लो मेटाबॉलिक कंडीशंस भी इंक्लूड हो रही है। अगर S3 की बात की जाए तो रहम प्लांटम उसका यूनिक प्लांट था, जिसका साइकोलॉजिकल इंडिकेशन है सोरनेस, फिजिकल एंड मेंटलनेस। मतलब कि वो अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता है, फिजिकली भी मेंटल भी। इस तरह के पर्सन के लिए आप S3 का यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अभी नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका बेसिक बॉडी रेट तो है। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि पेपर जो जो पर्सन है ये लो मेटाबॉलिज्म का है और इसकी बीमारी जो है लो मेटाबॉलिज्म की वजह से चल रही है। पर लो मेटाबॉलिज्म को कौन सी चीज तोड़ेगी, वो है हाई मेटाबॉलिज्म। तो हाई मेटाबॉलिज्म के लिए जो उस समय हाई मेटाबॉलिक रेमेडी है और जो उसकी कंडीशन से मिलती हुई रेमेडी है उसको हम यूज करवाएंगे, जिससे कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज हो सकता है। ये आपका सिंगल रेमेडी सिस्टम के अंदर भी यूज होता है और सेम इसी चीज को हम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम बिफोर मील एंड आफ्टर मील फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी इस चीज को सोच के हमें फॉर्मूला क्रिएशन के लिए अपनी तरफ से जब हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो बुक वाला फॉर्मूला है वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। पहली बार आप जब उसको देते हैं, मान लीजिए आपने 10% को फॉर्मूला दिया, 10 में से 5 से 6% को तो वो 100% वर्क करेगा ही करेगा, पर जो जिसमें वर्क नहीं किया उसमें उसके टेम्परामेंटल रेमेडी जो कि वाइस वर्सा आपका मेटाबॉलिक रेमेडी भी साथ में वो क्रिएट हो जाती है, उसके साथ आप जोड़ के उसमें थोड़ा सा उसके चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मालूम पड़ चुका है कि पर्सन जो है वो लो मेटाबॉलिक रेट वाला है, पर ये सेंग्वाइन पर्सन, सेंग्वाइन डोमिनेंट पर्सन है, तो उसमें आपको F1 का यूज करना पड़ गया, साथ में आपको A3 का यूज करना पड़ गया, और उसके अलावा एक आपका मिक्स टेम्परामेंट की रेमेडी होगी, एक उसकी सेंग्वाइन टेम्परामेंट की रेमेडी होगी। उसके अलावा मान लीजिए आपको मालूम पड़ता है कि वो लिवर से रिलेटेड पर्सन है, उसकी जो डिजीज है वो लिवर से रिलेटेड है। अब लिवर में आपका S5 एंड S2 का यूज किया जा रहा है। S5 के जो करेक्टर है वो लो मेटाबॉलिक की तरफ को ज्यादा जा रहे हैं और S2 के जो करेक्टर है वो हाई मेटाबॉलिक की तरफ को जा रहे थे। तो वहां पे हमने क्या किया कि जो उसका फॉर्मूला क्रिएट किया, पहले जो कि S5 से ही क्रिएट हुआ था, पर वहां पे पर्सन की जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी लो है
और S5 भी लो मेटाबॉलिक को तरफ जा रही है। तो इसलिए उस समय जब आप उसका S2 में उस चीज का यूज करेंगे विद इंक्लूजन ऑफ टेम्परामेंटल रेमेडी एंड देयर टेम्परामेंटल स्पेसिफिक रेमेडी और आपका मेटाबॉलिक रेमेडी को जब आप यूज करते हैं, इस तरह से आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है जो कि आपका एनहेंस फॉर्मूला बन जाता है, जो आपको रिजल्ट लेने में और भी मदद करता है। क्योंकि कभी भी आप किसी एक्सपर्ट के फॉर्मूला को जब देखेंगे तो आप उसमें यही चीज पाएंगे कि उसमें थोड़ा सा उसको उन्होंने जो आपका सिस्टमिक रेमेडी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, उसको थोड़ा सा बाईपास करते हुए किया उन्होंने इसी तरह से यूज किया है कि 3 रेमेडी को ही यूज किया है। क्योंकि अगर आज से 5 से 7 10 साल पहले की बात की जाए तो मैक्सिमम जो फॉर्मुलेशंस होते थे वो 10 से एक फॉर्मूला 10 से 15 रेमेडी का फॉर्मूला बना के दिया जाता था, और अगर 3 फॉर्मूला दिए तो 38 में से 30 रेमेडीज उसमें दे दी जाती थी। तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आया क्या नहीं आया उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पर अभी जो हम किस किस चीज के बारे में बात कर चुके हैं, अभी हम टेम्परामेंटल रेमेडी के बारे में बात कर चुके हैं, सिस्टमिक रेमेडी के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक रेट कंसिडरेशन के बारे में कि कौन सी रेमेडी आपकी मेटाबॉलिक किस मेटाबॉलिक रेट से जुड़ी हुई है। तो उससे आप एक अंदाजा लगा के आगे अपना पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन है। पहला फॉर्मूला हमेशा बुक से ही देख के दीजिए, फिर उसके बाद उसको चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका बुक का फॉर्मूला था, किडनी का फॉर्मूला था, उसमें था आपका S6L1BE C6Ven1GE, पेशेंट लिम्फेटिक डोमिनेंट है। तो उसमें हमने क्या किया, S6 की जगह हमने कर दिया S1 और L1BE कर दिया, और दूसरी तरफ हमने किया उसका C6F1YE। पर अब हमें लगता है कि इसमें मेटाबॉलिक रेट को भी हमें कंसीडर करना है। तो जहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्मूला है या हमारा रैपिड डोज है, उसमें हम मेटाबॉलिक रेमेडी को इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से हम क्रिएशन ऑफ फॉर्मूला, खुद से क्रिएशन ऑफ फॉर्मूला की तरफ को जाते हैं। तो S3 जो है वो सोरनेस, फिजिकल एंड मेंटल, ये थोड़ा सा आपका जो लो मेटाबॉलिक है उसकी तरफ को ज्यादा ये आ चुका है। S2 हाई मेटाबॉलिक हो गया, S3 लो मेटाबॉलिक हो गया। S5 आपका पेन, रेडिएटिंग पेन, सब एक्यूट, ऑप्टिमिस्टिक, करेजियस, शार्पनेस, ये मिक्स के अंदर है, पर हाई की डोमिनेंसी इसमें ज्यादा है, हाई मेटाबॉलिक की डोमिनेंसी थोड़ी इसमें ज्यादा है। तो इस तरह की रेमेडी जो मिक्स के अंदर हो और जिसकी डोमिनेंसी एक की तरफ ज्यादा हो, तो उसमें आप जो पर्सन है उसकी भी आप डोमिनेंसी चेक कीजिए। उसके साथ अगर आपको लगता है ये हाई मेटाबॉलिक रेट वाला पर्सन है पर इसमें लो मेटाबॉलिक रेट की थोड़ी सी डोमिनेंसी है, पर थोड़े पार्ट लो मेटाबॉलिक रेट के भी हैं, तो वहां पे आप हाई मेटाबॉलिक डोमिनेंसी की रेमेडी दे दीजिए। और वहां पे दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ये लो मेटाबॉलिक रेट का है पर थोड़े से इसमें हाई मेटाबॉलिक रेट भी है, तो रेमेडी ऐसी सेलेक्ट कीजिए जिसकी दोनों प्रॉपर्टी हो, पर उसकी जो मेन प्रॉपर्टी हो वो लो मेटाबॉलिक रेट की प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलती हो। इस तरह से हमें कंसिडरेशन करके क्रिएशन ऑफ फॉर्मूला करना है। S6 में आपका सप्रेस डिजायर, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, मेंटल एंड फिजिकल जो है इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर है। उसके अलावा आपका अनकंट्रोल्ड, मेंटल एंड फिजिकल जो अनकंट्रोल्ड रहता है, सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन, ये आपका जो साइकोलॉजिकल इंडिकेशन है ये थोड़ा सा आपका लो मेटाबॉलिक की तरफ को ज़्यादा दे रहा है। तो ये आपकी एक तरह की लो मेटाबॉलिक रेमेडी होगी। S10 जो है आपका स्लगिशनेस, स्लो, डलनेस, स्ट्रेच एंड योन डिस्पोजिशन, ये भी आपका लो मेटाबॉलिज्म है। देखिए बेसिकली S1 के अगर हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे समझेंगे तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज है वो जीआईटी को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो जीआईटी बेस्ड जो भी पर्सन आपको मिलेगा वो थोड़ा सा आपको हाई मेटाबॉलिज्म वाला देखने को मिलेगा, और इसलिए उसको जब रेमेडी दे रहे हैं तो लो मेटाबॉलिक की देने के लिए किया जाएगा, क्योंकि उसके हाई मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे तभी उसकी जो डिजीज है वो कंट्रोल के अंदर आएगी। तो हाई मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हाई मेटाबॉलिज्म की रेमेडी नहीं देनी चाहिए, उसमें हम उल्टा करने वाले हैं, तो लो मेटाबॉलिज्म की रेमेडी जा रही है। तो इस तरह से आपका एक रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरह की आपको जो प्रॉपर्टीज हैं, साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं,
ये आपकी लो मेटाबॉलिक्स की तरफ को आपको ज़्यादा स्कोरोफ्लोसो में देखने को मिलेगी, बशर्ता कैंसरसों में। S10 के अदर जो प्लांट्स थे इसको भी हम स्टडी कर चुके हैं। S11 का जो अगर देखा जाए, जो साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं, सेंसिटिव टू स्मेल ऑफ टोबैको और स्मोकिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग caused by mental disturbance, anxiety and painful dreams, sleep disturbed by dreams, flushing face and palpitation। ये आपके S11 के जो फर्स्ट प्लांट था, लोबेलिया इन्फ्लेटा टोबैको, उसकी जो आपकी प्रॉपर्टीज, साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं, इस तरह के इंडिकेशन में आप इस चीज़ को यूज़ करवा सकते हैं। देखिए, जब हमने इस बुक को शुरू किया था तो उसमें हमने एक चीज़ को बताया कि प्लांट और बीइंग, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, दो ही किंगडम है ना, एक प्लांट किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है। हम एक एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, इंसान एक एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वाइस वर्सा है। जो डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर है, इंसान के अंदर, एनिमल के अंदर है, वो प्लांट पूरी करेगा, और जो डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर होती है उसको इंसान या एनिमल पूरा करता है। अगर देखा जाए, इंसान अगर CO2 रिलीज ना करे तो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने करने के लिए प्लांट को मुश्किल होगी। तो जितना प्लांट, हम प्लांट पे डिपेंड है, उतना प्लांट हम पे भी डिपेंड रहता है। इसी तरह के अदर कई चीज़ें होती हैं। आपका बॉडी, जो धरती में जो आपका होता है, उसकी वजह से आपको जो एनिमल किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें वाइस वर्सा है। तो उसका जो एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल जो देखने को मिला वो हमें लोबेलिया इन्फ्लेटा का देखने को मिला। लोबेलिया तंबाकू अपने आप में ही तंबाकू को छुड़वाने का मतलब औषधि है, पर वहीं पे अगर उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो तंबाकू की लत लगाने के लिए भी असर कर रहा है ना। तो जो जो चीज़ उसका इलाज है वही उसका जहर भी हो सकता है। इसलिए हमको जब प्लांट को हम कंसीडर करते हैं या रेमेडी को कंसीडर करते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना चाहिए। S11 का दूसरा प्लांट था कॉमन यूनिक प्लांट, मलेशिया ऑफिसनालिस। इसका जो है फुल रिलैक्स्ड, फ्रेंडली बिहेवियर, एक्सट्रोवर्टेड, कोऑपरेटिव एंड सेटिस्फाइज इजीली। ये आपका थोड़ा सा हाई मेटाबॉलिक की तरफ को जा रहा है प्लांट, जो रेमेडी है। S12 है आपका, इसमें भी दो आपके यूनिक प्लांट्स थे। फर्स्ट फ्रेशिया ऑफिसनालिस, सेकंड एट्रोपा बेलाडोना। यूप्रेशिया के जो अगर साइकोलॉजिकल इंडिकेशन देखा जाए तो वीप इजीली, फास्ट, एक्टिव, शार्प, yawns when feel lethargy, sensitive to light, reacts according to stimulation situation, feels love and hate easily, talks with eyes, face red with anger, pale with shame. Atropa belladonna, redness, suddenness, acuteness, headache always, dullness, angry, suspicious, quarrelsome, biting, striking, desire to dance, laugh while talking। देखिए, S12, S11 और C10 आपका, C13 आपका, ये तीन रेमेडी ऐसी हैं जो हमें जो मास्टर स्टेज ऑफ नर्वस स्टेज या न्यूरो, मतलब किसी भी तरह के आपके नर्वस या न्यूरॉन बेस्ड कंडीशन होती है, जिसको हम नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग की कंडीशन बोलते हैं, चाहे उसमें नसें हो चाहे वो न्यूरॉन्स हो, उसके अंदर आपको S11, S12 और C13 का यूज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें आपको खुद भी कुछ समय के बाद इस तरह के पेशेंट के अंदर इन रेमेडीज का यूज करवाना चाहिए, क्योंकि ये रेमेडी आपको नसों के प्रभाव के पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो दिलवाने में मदद करती है। क्योंकि इनके जो, अगर अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो मैक्सिमम जो है वो नर्वस कंडीशन के ऊपर ही जुड़ी है। और उसके साथ इनका जो बेसिक, देखिए, पूरे शरीर में नसें फैली हुई हैं, पर उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ से लेके इस
ये दिमाग उसको कंट्रोल तो कर रहा है, तो जब वो सिग्नल भेजता है तो वो इस एरिया के रास्ते से भेजता है। और ये जो ये एरिया है, तो आपका S12 इतने इतने एरिया की रेमेडी आ गया। S11 आपका नसों के रिगार्डिंग की रेमेडी आ गया। और C13 आपका ये पूरा जो एरिया हो गया और लंग्स हो गया, उसके रिगार्डिंग की रेमेडी आ गया। तो इसलिए किसी भी तरह की जब आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पर्सन आता है, ये बात आप अपने माइंड में रखिए। अगर आपको लगता है कि उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक फॉर्मूला बनाइए। जैसे मान लीजिए बीपी चेक कर लेना, उसमें हमने उसका, तो उसमें एक S12 RE या फिर BE दे दिया। दूसरी तरफ हमने उसको सॉरी S12 C13 और RE दे दिया। और दूसरी तरफ हमने उसको दे दिया S11 और S11 को हम YE के साथ इसलिए जोड़ेंगे, साथ में वर्वन का भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर। S11 के साथ YE देना चाहिए ज़्यादा, और S12 के साथ RE देना चाहिए, क्योंकि S12 जो है वो आपका उसके जितने भी हैं उसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करने का रोल है, ठीक है। और S11 का जो रोल है वो आपका सप्रेशन का रोल है। और F1 जो है वो S12 को सपोर्ट करेगी पूरी बॉडी तक पहुंचाने में। और वहीं पे जो वर्वन है वो आपको S11 को सपोर्ट करेगी उसके क्योंकि S11 का रोल हुआ क्रिएशन करना, मतलब उसको मेंटेन करके रखना। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो वर्वन है वो आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स S11 के साथ करता है। तो इसमें आपका पहला फॉर्मूला हो गया S12 C13 BE या RE अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर। दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका S11 वर्वन YE या GE अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। बशर्ता कुछ समय पहले आप, मतलब पहले आपको जो उसका बुक के रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट है वो आपको एक बार जरूर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक्सपर्ट ने आपको एक फॉर्मूला बताया और आपने जब उसको यूज़ किया तो कई डॉक्टर साहिबान का रिस्पॉन्स आता है कि अरे मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने उस जब उन डॉक्टर्स से पूछते हैं ना कि आपने उस फॉर्मूला को कब दिया, क्या उससे पहले आपने कोई और फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बोला कि हमने वो फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं दिया, उनसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा और उन वो फॉर्मूला हमने दे दिया। मैंने बोला अब आप दोबारा उस एक्सपर्ट को फ़ोन करो और उनसे पूछो कि क्या पहली बार में ये फॉर्मूला देना है हमको या दूसरी बार तीसरी बार में देना चाहिए। तो जब वो उस एक्सपर्ट को फ़ोन करते हैं तो एक्सपर्ट बताता है कि पहले कम से कम 2 हफ्ते के लिए तो बुक वाला फॉर्मूला दीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूला को चलाइए। क्योंकि जब हम एक्सपर्ट को फ़ोन करते हैं तो उसको आपने बताया कि अरे मुझे इस डिजीज में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे फॉर्मूला बताइए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने पहले ही जो बुक वाला फॉर्मूला है वो दे दिया होता है। तो इसलिए इस तरह के मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी कई बार हमें रिस्पॉन्स सही से नहीं मिल पाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब एस लास्ट की अगर बात करें तो स्कोरोफ्लोसो पूरा एक ग्रुप है और एस लेसविटो एक आपका ग्रुप है। मतलब है ये स्कोरोफ्लोस का ही ग्रुप है, पर इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा स्कोरोफ्लोस से बढ़कर है। तो उसमें क्या क्या है, किंग रेमेडी ऑफ एलिमेंट्री कनाल, लैक्सेटिव, टोनिक फॉर स्टमक सेगमेंट्स, helps all the system of body, correct the abdominal pain, strength the weak anal canal, stops uncontrollable diarrhea, corrects the problem caused by abdominal disturbance, produce proper salivation for good digestion, helps the liver in its function, promotes appetite, help to cure the hemorrhoids, dry or bloody, with specific remedies, dullness, dull headache caused by gas and disturbed digestion, heaviness and pain in chest, joint pain caused by disturbed lymphatic channel with sluggishness in intestine, cure cancer caused by destruction of body tissue। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी एसलास की। इसमें 16 में से इसकी 13 प्रॉपर्टीज जो है प्योरली जीआईटी बेस्ड प्रॉपर्टीज ही हैं। उसके अलावा नर्वस और प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिल गई। साइकोलॉजिकल इंडिकेशन क्या रहती है, डिप्रेशन, डाउटफुल, डिस्करेजमेंट,
wouldn't be happy in happy moments, lack of own faith, dull feeling, melancholy, uncertainty, indecisive, lack of personality एंड ऑब्स्टिनेट ऑलवेज। अब अगर देखा जाए तो इसका जो रोल है वो भी आपका प्योरली मिक्स की तरह ही रोल आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसमें 11 प्रॉपर्टीज है तो 11 में से 5 एक तरह की हैं, 5 एक तरह की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये था हमारा स्कोरोफ्लोस ग्रुप। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वीडियोस हैं इनको दोबारा से देखा जाए। और कोई आपको क्रिएशन में जब आपको टॉपिक में दिक्कत है तो जो इस बार हमारा जो टेस्ट होगा उसके अंदर मेरा टेस्ट इसके रिगार्डिंग भी रहेगा। अभी हमारे पास समय है, नेक्स्ट 5 से 10 मिनट का समय है, तब तक शुभम जी भी रेडी रहेंगे। तो हम आज एक चार्ट और क्रिएट कर लेते हैं। ये जो चार्ट है हमारा, एंजेटिको ग्रुप का चार्ट बनाएंगे, प्लीज लिख लीजिए एंजेटिको ग्रुप्स चार्ट। तो जो ये चार्ट रहेगा इसके अंदर हमारे 11 प्लांट्स हैं। 11 में से सिर्फ एक प्लांट है जो स्कोरोफ्लोसो में आ चुका था, बाकी हमारे सारे नए प्लांट रहने वाले हैं। ये अदर रेमेडीज के अंदर भी यूज किए जाते हैं, पर अभी आप इसका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने का तरीका सेम है। एक पेज को ऐसे आप टिल्ट कर लीजिए, उस पे इस तरह से आप प्लांट्स के नाम लिख दीजिए, और इस तरह से उसमें एक लाइन में A1, दूसरे में A2, तीसरे में A3 लिख लेंगे। जिनके पास बुक है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो बुक पे अपने पर पेन एंड पेंसिल से निशान जरूर लगाते रहें। और जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि लो मेटाबॉलिक रेमेडी है, तो वहां पे उसको लिख लीजिए कि लो मेटाबॉलिक रेमेडी। मैंने बताया कि हाई मेटाबॉलिक रेमेडी है, तो वहां पे लिख लीजिए हाई मेटाबॉलिक रेमेडी, है ना। इसलिए थोड़ा इस चीज को भी थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट प्लांट है हमारा एर्निका मोन्टाना, ARNICAMONTANA, एर्निका मोन्टाना। इसको लिख लीजिए AM। सेकंड है हमारा एवेना सेटिवा, AVENA, एवेना, SATIVA, सेटिवा। इसको लिख दीजिए AS। नेक्स्ट है हमारा मेल्वा सिल्वेस्ट्रिस, MALVA, मेल्वा, SILVES, सिल्वेस, TRIS, सिल्वेस्ट्रिस, मेल्वा सिल्वेस्ट्रिस। नेक्स्ट है हमारा सेंगोनेरिया कैंडेंसिस, SANGUINARIACANADENSIS, सेंगोनेरिया कैंडेंसिस। हाइड्रेसिस कैंडेंसिस, कैप्सेला बुर्सा पेस्ट्रोसिस। हाइड्रेसिस कैंडेंसिस पहले HYDRASTIS, हाइड्रेसिस, CANADENSIS, कैंडेंसिस, हाइड्रेसिस कैंडेंसिस। नेक्स्ट है हमारा कैप्सेला, CAPSELLA, कैप्सेला, BURSA बुर्सा, पेस्टोरिस, PASTORIS, कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस। नेक्स्ट है हमारा एस्क्यूलस, AESCULUS, एस्क्यूलस, हिपोकास्टनम, HIPPOCASTAM,
NUM, एस्कुलस हिपोकास्टनम, AH। इनको आप ना कॉमन आगे जो इनिशियल नेम है वो लिख लीजिएगा। जब हम इसके सिंगल सिंगल प्लांट्स को स्टडी करेंगे तो उस समय आपको इसका नेम फिर से रिपीट किया जाएगा, तब आप उसको नेम को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमामेलिस वर्जेनिका, HAMAMELIS, हेमामेलिस वर्जेनिका, VIRGINICA, हेमामेलिस वर्जेनिका। इससे नेक्स्ट है हमारा एकेलिया, ACHILLEMILLEFOLIUM, एकेलिया मेलिफोलम, ACHILLEMILLEFOLIUM, एकेलिया मेलिफोलम। इसको AM लिख लीजिए। AM अगर पहले भी है तो उसको AMF लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पुलस्टेलिया, सॉरी पुलसेटी पुल पुलसेटिला, पुलसेटिला वुल्गैरिस, PULSATILLA, पुलसेटिला वल्गैरिस, VULGARIS, पुलसेटिला वल्गैरिस। एंड लास्ट है हमारा आर्टेमिशिया, ARTEMISIA, ABROTA एब्रोटनम, आर्टेमिशिया एब्रोटनम। ये थे हमारे एंजेटिकोस के 8 प्लांट, सॉरी 11 प्लांट्स। इसके अंदर 11 के अंदर आपके जो फर्स्ट एर्निका, एवेन्या, मालवा, सेंगोनेरिया एंड हाइड्रासिस, जो शुरू के हमने 5 प्लांट लिखे हैं वो कॉमन प्लांट हैं। सिर्फ A2 में आपका एर्निका नहीं है, बाकी 4 प्लांट A2 में भी है। तो पहले आपके जो 4-5 प्लांट है वो कॉमन प्लांट है। कैप्सेला बुर्सा जो है वो आपका A1 का यूनिक प्लांट है। एस्कुलस हिपोकास्टनम, हर्मेलिस वर्जेनिका एंड एकिलिया मेलिफोलम आपका A2 का यूनिक प्लांट्स हैं। और वहीं पे पुलसेटिला वुल्गैरिस एंड आर्टेमिशिया एब्रोटनम आपका A3 का यूनिक प्लांट है। जो पहले 5 प्लांट हैं, एरिनिका, एवेना, मालवा, सेंगोनेरिया, हाइड्रेसिस, ये पांचों आपके यूनिक प्लांट है, सॉरी कॉमन प्लांट है A1, A2, A3 के। सिर्फ A1 A2 में आपका जो फर्स्ट प्लांट एरिनिका है वो नहीं है, बाकी 4 प्लांट A1 में A2 में भी हैं। उसके अलावा जो यूनिक प्लांट में फिर से रिपीट करूंगा, A1 का यूनिक प्लांट है कैप्सेला बुर्सा पेस्टोरिस, ये आपको लिखवा दिया गया है, CBP लिख लीजिए इसको। देन A2 के जो 3 यूनिक प्लांट है वो एस्कुलस हिपोकास्टनम, फिर हेमामेलिस वर्जिनिका, देन एकिलिया मिलिफोलियम। ये 3 आपके A2 के यूनिक प्लांट हैं। और A3 के यूनिक प्लांट है पुलस्टिला, सॉरी पुलस्टिला वुल्गैरिस एंड आर्टेमिशिया एब्रोटनम, ये आपके A3 के यूनिक प्लांट हैं। इतना आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। कुछ मिस हुआ है तो हम वीडियो में एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी शुभम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना प्लीज माइक एंड कैमरा ऑन कर ले। ओके। शुभम, आपका बोर्ड जो है वो सही दिख रहा है।
ओके शुभम, अपना माइक भी ऑन कर लीजिए एक बार। आवाज आ रही है? जी। ठीक। अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड? जी शुभम, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अभी, पर अब ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था कि पल्मोनरी कैपेसिटी और वॉल्यूम कि हम लोग कितना सांस लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, कितना हमारा लंग्स स्टोर करता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे आज देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, कि हमारा जो हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं और जो बच जाता है, उसके बाद जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेमोग्लोबिन में ब्लड से हमारा जो मिलता है और टिश्यू तक जाता है वो कैसे जाता है, और कितना परसेंट ऑक्सीजन हमारे सेल तक जाता है। तो उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको पहले एक बार रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी हम लोग लंग्स पे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जिसमें हम लोग नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जो एक बार में हम लोग 500 ml लेते हैं। लेकिन एक मिनट में हम लोग का जो सांस लेने की क्रिया है वो है 12 to 16 टाइम्स। तो एक मिनट में कितना हो गया, 6000 से लेकर के 8000 ml। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि हम लोग जब नॉर्मल सांस लेने के अलावा हम लोग जो जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कितना ml एयर इनहेल करते हैं। तो उसमें हम लोग करते हैं 2500 से लेकर के 3000 ml, ये एवरेज है। उसके बाद हमारा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि फोर्सफुली जो सांस छोड़ते हैं वो कितना छोड़ते हैं। तो वो था हमारा 1000 ml टू 1100 ml। उसके बाद हमारा था रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हम लोग जोर से सांस लिए और छोड़े उसके बाद जो बच गया मिनिमम, वो कितना होता है 1100 ml, 1200 क्या? हेलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, मैं डॉक्टर एस.सी. यादव, सुभाष चंद्र यादव। हाँ बोलिए। हम भी जुड़े हैं आपसे। आपका जो है यहाँ आए थे मौर्य जी, कानपुर वाले। हाँ जी। ठीक है। आप कहाँ से हैं? सर प्लीज, कोई भी अभी ना लेक्चर के दौरान बाद में लेक्चर के बीच में बाद बात में नहीं फोन करेंगे। करेंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद हम आगे डिस्कस ओके, करेंगे। अच्छा, चलिए ठीक। शुभम प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग टाइडल वॉल्यूम देख लिए थे कि नॉर्मल हम लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम लोग जोर से सांस लेते हैं वो कितना ml लेते हैं। फिर जो सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली वो कितना ml छोड़ते हैं। उसके बाद जो हमारा बच जाता है हमारे लंग्स में एयर, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो लंग्स हमारा स्टोर करता है वो कितना करता है, वो 1100 ml से लेकर के 1200 ml, ये मिनिमम है। और जितना सबका लंग्स का कैपेसिटी हो वो मैक्सिमम उतना हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1100 ml टू 1200 ml है। उसके बाद हम लोग देखे थे कैपेसिटी। वो तो वॉल्यूम था कि कितना वॉल्यूम वो इनहेल और एक्सहेल कर सकता है और कितना स्टोर कर सकता है। उसके बाद कैपेसिटी सबसे पहला हमारा था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू इंस्पायर आफ्टर एक्सपायरेशन। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसके बाद हमारे लंग्स का कितना कैपेसिटी है सांस लेने का पूरा। तो उसमें क्या हम लोग ऐड किए थे, टाइडल वॉल्यूम, जो हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं, और उसके बाद जो हम लोग जोर से सांस लेते हैं मतलब फोर्सफुली, मतलब टीवी टाइडल वॉल्यूम और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को जोड़ेंगे 500 ml नॉर्मल सांस लेते हैं
और जो फोर्सफुली सांस लेते हैं वो 2500 से लेकर के 3000। तो हमारा कितना होता है वो 3000 से लेकर के 3500 ml हम लोग का टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स है। टू सांस लेने का सांस छोड़ने के बाद जो हम लोग टोटल कितना सांस ले सकता है हमारा लंग्स, उसका टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, वो हो गया हमारा 3000 से लेकर के 3005 ml। उसके बाद हमारा आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ कि टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपायर, मतलब तो हमारे लंग्स का टोटल कितना कैपेसिटी है सांस छोड़ने का, जो हम लोग सांस लिए थे उसके बाद, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया जो हम लोग नॉर्मल सांस छोड़ते हैं और जो फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं, तो वो हो गया हमारा 1500 ml से लेकर के 1600 ml। मतलब कि 500 हमारा नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम था और जो हमारा एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था वो कितना है आपका 1000 से लेकर के 1100। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो टोटल कैपेसिटी हमारे लंग्स का कितना सांस छोड़ने का, वो है हमारा 1500 ml से लेकर के 1600 ml। उसके बाद आया था हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है कि जो हम लोग पूरा सांस जब छोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल सांस छोड़े और फिर इसके बाद जो फोर्सफुली एक्सपायर किए, एक्सेल किए, तो उसके बाद जो हमारे लंग्स में बच जाता है उसको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आरवी प्लस ईआरवी। मतलब कि जो हमारा स्टोर हुआ जो सांस छोड़ने के बाद, मतलब जो नॉर्मल सांस छोड़ी उसके बाद जो जोर से सांस छोड़े उसके बाद जो हमारे लंग्स में स्टोर करता है वो हो गया आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद हमारा होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ, ये बस एक नाम दे दिया गया, लेकिन मेन जो हमारा है वो हमारा है जो वॉल्यूम और कैपेसिटी था वो एक ही, कितना हम लोग जोर से सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, और टोटल कैपेसिटी हमारे लंग्स का कितना है इनहेल करने का, टोटल कैपेसिटी कितना है एक्सहेल करने का। उसके बाद ये सब बस नाम दे दिया गया कि हमारा कितना लंग्स स्टोर कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल लंग्स हमारा स्टोर करता है उसको छोड़कर जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं ये फोर्सफुली या नॉर्मल, तो उसको हम लोग नाम बस दे दिए वाइटल कैपेसिटी। ठीक, उसके बाद आता है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी में हो जाता है कि जो हम लोग नॉर्मल सांस लिए, फिर जोर से सांस लिए, फिर जोर से सांस छोड़े, उसके बाद जो स्टोर किया, उसके बाद जो हमारा टोटल कैपेसिटी है सांस लेने और छोड़ने का, सबका ऐड जो है वो उसको हम लोग टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कहते हैं। बस ये हमारा पिछले क्लास का था जो हम लोग रिवाइज कर लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस मतलब कि हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो कितना हमारे आरबीसी में मिलता है, कितना प्लाज्मा मिलता है, फिर हमारे सेल तक जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता था ताकि सेल ग्रोथ के लिए और एनर्जी सिंथेसाइज के लिए जो एनर्जी बनता था एटीपी के फॉर्म में, वो कैसे बनता है। और फिर CO2 जो रिलीज आउट होता है, मतलब जो सेल CO2 को छोड़ता है जो हमारे लंग्स से होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वो किस स्टेप वाइज होता है तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। मतलब जो ऑक्सीजन है वो 97% ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में। उसके बाद जो 3% ऑक्सीजन डिजोल्व इन प्लाज्मा, और जो 3% बच जाते हैं वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जो एल्वोलाई में हमारा एल्वोलाई जो था उसमें जो हमारा जो हम लोग इनहेल करते थे जो ऑक्सीजन आता था, उसके बाद जो ब्लड कैपिलरी में हमारा आरबीसी था जिसमें हमारा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था जो ऑक्सीजन को कैरी करता था। तो ये ऑक्सीजन जो लिया तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है तो उसको उसका नाम दे दिया गया, या उसको बोलते क्या है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इस फॉर्म में वो सेल तक पहुंचाता है। फिर
वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स जो था उसको बर्न आउट करके एनर्जी बनाता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। और फिर तब CO2 को रिलीज करते हैं। तो क्या देखा हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में कि 97% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, वो आरबीसी के थ्रू होता है। और जो 3% ऑक्सीजन जो है, जो हम लोग इनहेल करते हैं, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, प्लाज्मा में जाकर के मिल जाता है। और जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जो बाइंड करता है, मिलता है जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है कि पार्शियल प्रेशर, या मान लीजिए प्रेशर जो ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, तभी ना ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर पाएगा। अगर ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल पाएगा, मतलब बाइंड कर पाएगा। उसके बाद दूसरा क्या फैक्टर है कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये लो होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन ही हेमोग्लोबिन से बाइंड कर पाए, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर पाए। इसलिए जो हम लोग इनहेल करते हैं उस समय ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है, जिसके वजह से ये एल्वोलाई में जाकर के ब्लड कैपिलरी में जाता है, तब हेमोग्लोबिन से ये बाइंड कर पाता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो, ये फैक्टर है जिसके वजह से हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिल पाता है ताकि वो सेल तक जा सके। तो उसके बाद क्या है, सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिला, उसके बाद जो सेल तक गया, ठीक है, ये सेल तक गया, इसमें जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था, तो जो एब्जॉर्ब करके सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में था, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल में था, तो उसको बर्न करता है, जलाता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सिंथेसाइज करता है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जैसा कि बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है कुछ भी वर्क करने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी सिंथेसाइज हुआ एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही हम लोग देखेंगे, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी कैरी करता है, मतलब जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल तक हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके गया, ठीक है, अपना काम किया, ठीक है, एनर्जी सिंथेसाइज किया। उसके बाद जो रिलीज करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी कैरी करता है। उसके बाद 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लाज्मा में जाके डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 70% है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फॉर्म में बन जाता है। कैसे, जो हमारा आरबीसी है वो एक हाई कंसंट्रेशन का एंजाइम कैरी करता है, मतलब आरबीसी में एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CAR, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा में भी कुछ परसेंट प्रेजेंट होता है। जो ये एंजाइम है जो आरबीसी के अंदर होता है, वो ही क्या करते हैं, ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब कैसे करवाते हैं, जो हमारा सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, तो हमारे सेल में वाटर भी प्रेजेंट होता है, H2O, ठीक है।
तो जो हमारा एंजाइम था जो आरबीसी कंटेन करता था, जो आरबीसी के पास एंजाइम था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये रिएक्ट करता है, फिर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है इस पे एनहाइड्रेस फिर से एक्ट करता है, तब जाके क्या बनता है, हमारा बाइकार्बोनेट बनता है। तो जो हमारा हेमोग्लोबिन सेल से ब्लड में जो मिक्स करते हुए, कैरी करते हुए जो एल्वोलाई तक लाता है, वो किसके फॉर्म में लाता है, वो लाता है हमारा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो हमारे ब्लड कैपिलरी में आता है, वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। मतलब सेल हमारा ऑक्सीजन लिया, अपना काम किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, उसके बाद आरबीसी जो 22-25% कैरी किया, लेके गया, और 7% प्लाज्मा लेके गया। उसके बाद जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बचा, उसको क्या करता है, जो आरबीसी में एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, वो कन्वर्ट किस में कर देता है, वो कर देता है बाइकार्बोनेट में। फिर ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही हेमोग्लोबिन से बाइंड करके, मतलब मिल करके वो हेमोग्लोबिन उसको लेके आता है ब्लड कैपिलरी में, एल्वोलाई के पास। फिर यही जो हेमोग्लोबिन जो इसमें जिसमें बाइकार्बोनेट था, वो एल्वोलाई में भेजता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो उसको हम लोग एक्सेल करते हैं, तो सांस जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ब्लड में जिस फॉर्म में रहता है, वो किस फॉर्म में रहता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो बाइंडिंग हमारा करता है कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्म है, वो अगर बाइंड जो करता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामिनो, CARBAMINO, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ब्लड कैपिलरी में रहता है। उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी के थ्रू एल्वोलाई में जाता है, फिर ये CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये हमारे नोज के थ्रू या नॉस्ट्रिल के थ्रू ये बाहर हो जाता है CO2। तो ये हमारा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की, कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, सेल तक पहुंचाने कैसे पहुंचता है, उसके बाद कैसे CO2 हमारा ब्लड में मिक्स होकर के फिर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब CO2 फॉर्म करने के लिए, मतलब CO2 और हेमोग्लोबिन जो बाइंड करता है, जिससे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनता है, उसका भी कुछ फैक्टर है कि कैसे बनेगा। फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला फैक्टर कि कार्बन जो हमारा पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हाई होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन में देखे थे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा तभी ये हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर पाएगा या बॉन्ड बना पाएगा। वैसे ही जब सेल हमारा रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलता है, तब जाकर के कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन पाता है। और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर, क्योंकि जब भी आप देखेंगे टेम्परेचर हाई होता है तभी कोई भी चीज रिलीज आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे आप दूध चढ़ाते हैं फ्लेम में, तो फ्लेम बढ़ाते हैं तो वो टेम्परेचर हाई होते रहता है, तभी वो ना उबलता है। वैसे ही जब टेम्परेचर हाई होगा तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकलता है, मतलब रिलीज आउट होता है। मतलब जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस समय टेम्परेचर लो होता है, और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं उस समय हाई होता है टेम्परेचर। ये सब फैक्टर है कुछ, ठीक है। और दूसरा कि हाइड्रोजन, ये भी इसका भी कंसंट्रेशन हाई होता है, क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो फॉर्म किया था, वो उसमें हाइड्रोजन भी बच जाता है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन का भी कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट, फिर हम लोग खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।
तो हम लोग आज देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, कि हमारे बॉडी में गैस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ऑक्सीजन आता है, सेल से मिलता है, एनर्जी बनाता है, उसके बाद कैसे कार्बन डाइऑक्साइड खून में जाता है और हमारे बॉडी से लंग्स के थ्रू हमारे नाक से बाहर निकलता है। तो सबसे पहला हम लोग देखे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के मतलब रेड ब्लड सेल से ट्रांसपोर्ट होता है, के थ्रू होता है, और जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन है जो मिलता है उसको हम लोग क्या नाम दिए, जो बाइंड करता है उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम दिए। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जो बाइंड करता है, मिलता जो है, जिससे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, तो उसका कुछ फैक्टर भी है, तभी वो फॉर्म कर पाएगा। क्या क्या फैक्टर है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, और टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कर पाएगा। तभी ये हेमोग्लोबिन सेल तक जाएगा, उसको बर्न आउट करके हमारा एटीपी बनाएगा। उसके बाद जब एटीपी बनाया तो फिर CO2 को रिलीज किया, मतलब CO2 को वो निकालता है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी कैरी करता है, आरबीसी लेके जाता है, और जो 7% है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बच गया वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बन जाता है। कैसे, जो आरबीसी में हमारा इंजाइम प्रेजेंट था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ये ही बाइकार्बोनेट बनाता है। कैसे, HCO3 माइनस को ही हम लोग बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो जो CO2 रिलीज किया वो जो हमारे सेल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो उसमें वो दोनों ऐड किया, तो उस पर ऐड किया क्या, हमारा एंजाइम जो आरबीसी में प्रेजेंट था, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तब जाकर के ये कार्बोनिक एसिड बना। फिर ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 को हम लोग कार्बोनिक एसिड कह रहे हैं, तो उस पर फिर से एनहाइड्रेस ऐड किया, तब जाके करके बाइकार्बोनेट बना और हाइड्रोजन भी बना। फिर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जो मिला, बॉन्ड बनाया, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। जो हमारा हेमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरी एल्वोलाई के पास लेके जाता है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% लेके जाता है, और 20-25% आरबीसी के थ्रू हेमोग्लोबिन लेके जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन जो मिलता है, बॉन्ड बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन। तो ये भी फॉर्म करने के लिए कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ये फॉर्म कर पाएगा कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के मेल से। तो क्या क्या फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन का लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। लास्ट क्या है, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ तो हाइड्रोजन भी फॉर्म करता है। तो आज हम लोग यही देखे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय रविसन, जय मैटी, जय इलेक्ट्रोपैथी। धन्यवाद। सॉरी, एक मेरा भी कंसल्टेंसी, अभी मुझे भी एक यूके से फोन आया हुआ था।
यूनाइटेड किंगडम से। वो भी हमारे एक डॉक्टर की कंसल्टेंसी चल रही थी, तो उसके अंदर ही वो थोड़ा सा पूछ रहे थे। तो अच्छा, देखिए पेशेंट का कैसा क्वेश्चन होता है ना, ये चीज हमें अपने देखने वाली समझने वाली बात है ये। एक मिनट रुके, मैं जरा था रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये